है और एक्चुअली ये है क्या, ये समझना बहुत ही ईजी है। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी दोनों घटनाएं हो रही हैं, तो ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि बी वाली चीज हो जाए इनटू जब बी हो चुका है तब ए हो जाए। सिंपल बात है, दोनों घटनाएं होने की बात कर रहा है तो पहले बी हो जाए, फिर जब बी हो चुकी तब ए हो जाए। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इसको मैं फॉर्मूला लिखूं, चलो इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, तो जैसे ये ए डैश बी का था वैसे ही अगर मैं बी डैश ए का लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इधर भेज देंगे तो इसका फॉर्मूला हमारे पास एक और आ जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का एक और फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैपेंड। ये आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये दोनों सेम चीज का फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों का यही फॉर्मूला है। तो सही एक ही बात है भाई, इसमें क्या बोल रहा है कि ए हो जाए और फिर जब ए हो चुका है तब बी हो जाए, इसमें पहले बी को कर दे रहा है तो जब बी हो गया तब ए होने की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, कोई टफ बात नहीं है। इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको। हो गया भाई, देखो मैं आगे बता रहा हूँ इसके, तो ये तुम लोग समझ गए होगे यहाँ तक। तो ये क्या, दो इवेंट हो तो ठीक है, जैसे ए और बी दो इवेंट हो रहा है तो ए एंड बी होने की घटनाएं ये होंगी, लेकिन अगर दो से ज्यादा होता है तो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। मान लो दो से ज्यादा इवेंट होते हैं, तीन इवेंट होते हैं तो क्या होगा, देखते हैं इसको। इसको मैं रब कर रहा हूँ, तीन इवेंट है ए बी और सी है मान लो, तो फिर ये फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन थ्योरम किस प्रकार वैलिड होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कैसे होता है। देखो भाई, ए बी सी तीनों होना चाहिए, ए एंड बी एंड सी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना हो गई, फिर इनटू यानी डॉट लगा रहा हूं इसका मतलब इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जब ए हो चुका है तब बी हो जाए, जब ए हो चुका है तब बी हो जाए, इनटू जब ये दोनों हो चुके हैं सी हो जाए, कब, जब ए एंड बी हो चुका है। बात समझे कि नहीं समझे, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं हम लोग, ठीक है कितने भी, लेकिन हमारे केस में तीन से ज्यादा नहीं आने वाले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए या फिर बी या फिर नहीं, ए एंड बी एंड सी तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाए, ए हो चुका है तब बी हो जाए, और जब ये दोनों हो चुका है तो सी हो जाए। लिख लो इसको। हो गया। अच्छा ये भी ध्यान रखना मेरे भाई, ये ना ये बाय करके सब लिखते हैं, क्यों करते हो, पागल तो नहीं हो गए हो, ये गलत हो गया ना। ये एक 12th क्लास का बच्चा की आज कॉपी चेक किया उसने, ऐसा ही कर देते हो, ये जब चेक होगी ना कॉपी तो गलत है, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। कैंसिल कर देंगे, समझा नहीं। वो फॉर्मूला बन गया, n ऑफ b इंटरसेक्शन a डिवाइडेड बाय n ऑफ a, डिवाइड हो गया ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं भी मेरे भाई, ये जो a डैश b लिखा है ना तो ये डैश ही होना चाहिए, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये करेक्ट है, इसको a बाय b, दिस इज रॉन्ग, ये गलत सिंबल है, ठीक है। यहां पर भी यही करते हैं कि c डिवाइडेड बाय इंटरसेक्शन b, 12th में जो कॉपी चेक करेगा वो यहाँ पर नंबर जरूर काट सकता है भाई, हर चीज का अपना अपना मीनिंग होता है, तो फिर ऐसे ही नहीं लिख देते इसको अगर ये मतलब होता तो, डैश का मतलब भाई अलग मीनिंग है उसका। क्वेश्चन लिखो, अ बैग कंटेन
10 white and 15 black balls. 10 white and 15 black balls. Full stop. Two balls are drawn. Two balls are drawn without replacement. Without a replacement. Full stop. Full stop. What is the probability that first is black, first is white, sorry, what is the probability that first is white and second is black? First is white and second is black. इस बात की देखो इस क्वेश्चन को, देख लो इसको एक बार, क्या बोल रहा है इसमें? दो इवेंट की बात कर रहे हैं भाई, मेरे को पता है तुम लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी एक बार फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया करो, ठीक है? कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होंगे उसके बाद करना। इसमें बोल रहा है कि भाई एक बैग के अंदर 10 ब्लैक और कितने व्हाइट है? 10 व्हाइट, 10 व्हाइट 15 ब्लैक बॉल है। दो बॉल निकाल रहे हैं, पहली व्हाइट निकलेगी और दूसरी ब्लैक निकलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो दोनों काम होने चाहिए, पहली वाली ब्लैक और दूसरी वाली व्हाइट निकलनी चाहिए। जो भी कंडीशन है दोनों होने चाहिए और विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। पहली बॉल निकालेंगे तो उसको वहां रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको फेंक दिए, फिर जो बचा हुआ उसमें से निकाला गया। तो कुल मिला के अगर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में क्या करना पड़ता है, इवेंट मान लेते हैं। तो लेट ए बी द इवेंट, A be the event that first ball drawn is white. वैसे ही let B be the event that second ball drawn is black. तो हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या, कि भाई पहली वाली घटना हो जाए A हो जाए, और जब A हो चुका है तब B हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये दोनों चीज निकाल लेंगे अब, और इस फॉर्मूले पुट कर देंगे तो इसका आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देख लेते हैं। ए का मतलब पहली वाली घटना हो जाए। बोल रहा है कि पहली बॉल जो निकल रही है वो क्या निकले? व्हाइट निकले। तो पहली बॉल व्हाइट निकलेगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बिल्कुल 10 बॉल है ना व्हाइट, तो 10 में से एक सेलेक्ट कर लो और पूरे 25 में से एक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? ये हो गया। ये एक्चुअली 10/25 ही आएगा, 2/5। इसको दे दो इक्वेशन 1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जब ए हो चुका है तब बी हो जाए, यानी B/A या डैश ए। तो भाई इसको फेंक दिए, टोटल बॉल बची 24, ब्लैक अभी भी 15 है, ये हो जाएगा 15C1 डिवाइडेड बाई 24C1। 15/24, ये 5/8 है ना? ये इक्वेशन 2। अब दोनों चीज निकल गई तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन का फॉर्मूला पता ही है। तो यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2/5 इंटू 5/8, 1/4। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, कर ले बेटा कर ले। छब्बीस को क्लास होगी क्या? आशीष जोशी पूछ रहा है। आशीष खतरनाक बालक है, कहीं भी पहुंच सकता है ये, सेंटर को छोड़ करके यहां नहीं आ सकता ये। 26 को क्लास होगी क्या? भाई क्यों नहीं होगी, पहले तो ये बताओ क्या रीजन है? गणतंत्र दिवस मनाने जाओगे आप?
कोरोना काल में वैसे स्कूल गए नहीं, कहीं भी गए नहीं, लेकिन हम दिल्ली जाएंगे, हम परेड देख के आएंगे हम 26 जनवरी की। बिल्कुल होगी भाई क्लास, क्यों नहीं होगी। हो गया भाई, लिख क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 5 white, a bag contain 5 white, 7 red and 8 black balls, and 8 black balls, full stop. If 4 balls are drawn, if 4 balls are drawn one by one without replacement, अब सगड़ी भरो, कौन लेगा भाई यहाँ पे क्लास अब। चलो छोड़ो जो भी है। कहां तक लिखे, विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल व्हाइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल व्हाइट। बेंच वेंच की ऐसे तैसे करेंगे 10वीं के बालक, क्यों बे, 10वीं बहुत खतरनाक होते हैं। और यहाँ कैमरा भी नहीं है इस क्लास में ना, इधर नहीं है। अपनी क्लास है, पता है कि नहीं तेरे को। हाँ, तो यहाँ इन लोग ना बेंच की सबकी ऐसे ऐसे करके भग जाएंगे। हाँ हाँ भाई, तू 10th में है तो 10th वाले तो 9th वाले ज्यादा है। 9th वालों को हाँ हाँ 4 वाला, 4 का फॉर्मूला लगेगा। और अगर तुम चाहते हो मैं फॉर्मूला बताऊं तो लिख देता हूँ यहाँ पे। इस केस के अंदर ए इंटरसेक्शन ये होने वाला 4 है यहाँ पर। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाए, जब ए हो चुका है तब बी हो जाए, जब ए और बी दोनों हो चुका है तो सी हो जाए, या फिर डी हो जाए जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये 4 होंगे भाई, यहाँ पे 4 बॉल निकाली जा रही है एक एक करके। रिपीट क्वेश्चन बोल रहा है आशीष जोशी। मेरे भाई आशीष जोशी, अगर तेरे पास बुक है ना, चल मैं रिपीट ही कर दे रहा हूं। अ बैग कंटेन 5 white, 7 red and 8 black balls, full stop. If 4 balls are drawn at random one by one without replacement, find the probability of getting all white. पीट क्या होगा एक आध को, मछली बाजार बना दिए। 9th वाले क्या, ये तो मेरे ख्याल से अभी 10th के हैं जो भी। अच्छा, इससे पहले वाले मेरे को नहीं पता किसके थे। अभी 9th वाले गए, मेरे को एक बच्चा दिखा, वो तो 10th का था। कुछ नहीं बोल सकते भाई बच्चों को। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट व्हाइट बॉल। अरे ये इसका कुछ पता चला, वो एक प्राणी है प्रज्ञा गोयल, तो कहाँ है आज की डेट में है। अबे ढंग से बोलो, एक बोलो। कहीं गई है, कहाँ गई है। बिलासपुर बड़ा पड़ता है यहाँ, 4 मतलब समुद्र पार। अब यार ना वो बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं बोल सकते सर, यार तो बच्चे। बी बी द इवेंट की सेकंड बॉल भी व्हाइट आए, वैसे सी बी द इवेंट की थर्ड बॉल भी व्हाइट आए, डी बी द इवेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइट है कितनी, टोटल कितनी है 1/4 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब दोनों हो चुका है 3c1/, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सब हो चुका है 17c1 2/17, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया। इक्वेशन दे देते हैं 1 2 3 4। तो हमको जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, चारों का प्रोडक्ट 1/4 4/19 1/6 2/17, 4 से 4 गया, 2 1 जा 2 3 जा 1/19 इंटू 17 इंटू 3, क्या आ रहा है फाइनल आंसर? बुक में देख ले, हाँ सही है 1/969 राइट आंसर। कि मैडम से शायद बच्चे समझते नहीं क्या है। हाँ हाँ हाँ, सेम चीज होती रहती है उसमें। जल्दी करो जल्दी करो। हो गया रे, शूरवीर हो गया, क्या बात। हेडिंग डालो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी हेडिंग डाल लीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। परिग्रवाल राइट आंसर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखो इसके नीचे। इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ, events are said to be independent if occurrence of one does not affect the probability of occurrence of second, does not affect the probability of occurrence of second। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सुन लो बात। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताता हूँ होता क्या है भाई। एक के होने की प्रोबेबिलिटी से दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी में फर्क ना पड़े। जैसे कि एक कॉइन को हमने मान लो 49 बार टॉस किया और 49 बार हेड आया। कोई पूछे कि 50वीं बार टॉस करेंगे तो हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी होगी? बता सकता है भाई? 10th वालों तुमसे भी ये सवाल। एक कॉइन को 49 बार टॉस करे तो हेड आया, 50 बार टॉस करेंगे तो हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ, तो 50 बार टॉस करेंगे तो हेड आएगा है? क्यों? सही बोल रहा है ये। 49 क्या 1 करोड़ बार भी कुछ भी आ जाए उससे फर्क पड़ेगा कि अगले बार क्या आने वाला है? अगले बार हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि तो भाई कितने बार भी कुछ भी आ जाए अगले बार की आने वाले प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स समझ में आई बात कि एक का हो गया तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक डाई को फेंके तो एक ए नाम का इवेंट है कि इवन आएगा और बी नाम का इवेंट है कि ऑड आएगा। तो ये दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? ये आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। क्योंकि एक के होने से दूसरे की होने की प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं वो देखते हैं। अभी जो हमने ये फॉर्मूला देखा ना, इसी में आते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। सारी चीजें कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हम लोग कंडीशनल पढ़े थे, एक यूनियन वाला फॉर्मूला पढ़े थे, वो 11th का है।
ट्वेल्थ का जब कोर्स चालू किया सबसे पहले हमने पढ़ा कंडीशनल ए डैश बी, उसी के फॉर्मूले से मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आया था। अब इस मल्टीप्लीकेशन से ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। जैसे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हमारा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, यही होता है। मैं यहां लिख रहा हूं इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है भाई, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसमें होगा क्या, इसकी वैल्यू बताओ मेरे को क्या हो जाएगी। मतलब ए अगर हो चुका है तो उससे बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी पे, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, जब ए बी हो चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है तो बी हो चुका हो चाहे ना हो चुका हो ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वही रहेगा। समझ में आ रही बात, 49 बार हेड आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, इसकी जो होने की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी। वैसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको बी डैश ए कर दें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है, क्योंकि ए अगर हो चुका है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसी से ये इस फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ जाएगा ये देखते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो ऐसा होता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी को अगर एक्सटेंड आगे कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, डायरेक्ट मैं 4 वाला लिख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लेकिन ये होगा कब, जब चारों ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तब। नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिए, तो लिखो थ्योरम, एक थ्योरम डाल के एक बात लिखो, इसी के अंदर भी क्वेश्चन नहीं है। जल्दी करो भाई, तो लिखो थ्योरम, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, देन के बाद पहला पॉइंट, ए डैश एंड बी, ए डैश एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। देखो प्रूफ सबका है, मैं बता दूं, ए डैश एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। सेकेंड पॉइंट, ए एंड बी डैश, ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। और थर्ड पॉइंट, ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। हो गया। अच्छा एक छोटी सी बात और बता दूं, जैसे ना कंफ्यूजन होता है एक,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये सेम चीज लगते हैं। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं, हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल लो या सेट बोल लो, कौन से होते थे? जिनका यूनियन जीरो होता था, सॉरी इंटरसेक्शन जीरो होता था, कोई बीच में कनेक्शन नहीं है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट भी कुछ इसी प्रकार का है कि भाई इसके होने से इसके होने पे फर्क ना पड़े, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये सेट की बात कर रहा है या इवेंट की बात कर रहा है, और जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, ये प्रोबेबिलिटी के होने की बात कर रहे हैं कि इसके होने से इसके होने की प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें बीच में प्रोबेबिलिटी का वो आ गया है। आप अगर इसमें डेफिनेशन देखोगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, तो वही लिखा हुआ है कि इफ ऑकरेंस ऑफ वन, जो कॉपी में अभी लिखाया था इंडिपेंडेंस के नीचे, तो उसमें लिखा है इफ ऑकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिफरेंट चीज होती है और इंडिपेंडेंट अलग है। हाँ, उसमें सेट या फिर इवेंट, इवेंट भी तो सेट ही होते हैं, तो उसमें सेट की बात कर रहा है, और ये प्रोबेबिलिटी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। वही बात आ गई समझ में? दोनों की कंडीशन तो को पता ही है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इंटरसेक्शन जीरो, और इंडिपेंडेंट का मतलब ये चीज जो लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू दिस थिंग। एक क्वेश्चन लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए, सिर्फ काम की चीज लिखेंगे, हमको पता ही है प्रोबेबिलिटी ऐसा पूरा मतलब है कैपिटल पी ब्रैकेट में ए इक्वल्स टू 1/2, पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, यूनियन बे यूनियन, यू यू बोला ना, तो यू बना दे उसका, अभी भी इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है मेरे को, समझ जाएगा। ए यूनियन बी इक्वल्स टू 3/5, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी ऑफ बी इक्वल्स टू स्मॉल पी, स्मॉल पी, फाइंड पी, फाइंड पी if A and B are, if capital A and capital B are, पहला फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड इंडिपेंडेंट, पी है स्मॉल पी। देखते हैं भाई इसको, तो इसका जो फर्स्ट वाला वो तो कर ही लोगे तुम, कंडीशन पता है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। हाँ, ए कितना दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यूनियन सॉल्व करते हैं। पहला इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इस केस में क्या हो जाएगा? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन जीरो, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये पता है कि नहीं? ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? दिस प्लस दिस और माइनस इंटरसेक्शन होता था जतिन, याद है ना? लेकिन इंटरसेक्शन इस केस में जीरो है, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो ए यूनियन बी दिया हुआ है अपने को 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/2, और ये दिया है पी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी की वैल्यू 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम ले लेते हैं 10, 5 2 6 माइनस 1/10। पहले वाले के लिए आ गया पी की वैल्यू 1/10, आ गया था क्या? बहुत बढ़िया। सेकेंड इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, कंडीशन क्या है इसकी?
ठीक है, लेकिन इससे तो अपना पी निकलने नहीं वाला है। क्यों? पहली बात तो यही नहीं पता है अपने को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको निकालते हैं अपने फॉर्मूले से। किससे? कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये जीरो नहीं है। ठीक है, इसलिए पूरा फॉर्मूला लिखेंगे अपन और इसमें सारी चीजें पुट करते हैं। यूनियन है अपना 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, ये है पी, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अभी हम लोग को पता नहीं क्या आएगा, तो देखते हैं। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसको उधर ले गए, क्या आ जाएगा भाई? अच्छा, उसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा p प्लस 1/2 माइनस 3/5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। p एलसीएम ले लिए 10, 2 5 जा 5 माइनस 3 2, p प्लस 1/5। क्या सही किया हूं मैं? ये 10 हो गया एलसीएम, 2 5 जा 5 माइनस, हाँ माइनस माइनस 1/5 है ना, यही होगा ना? ठीक है, ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी के टर्म्स में आ गया, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी भी तकलीफ है क्या कुछ? ए दिया 1/2, हाँ अबे यार तुम लोग, अच्छा ये यहाँ बीच में माइनस आएगा है ना, ये तो सही है ना मेरे भाई? बस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी, ठीक है, तो यहाँ से पी अपने को निकल जाएगा। अबे शूरवीरों, डायरेक्ट करूं पी माइनस, अब अगर गलत हुआ मैं मार करूंगा। तो p/2 इक्वल्स टू 1/5, यहाँ से p की वैल्यू आ रही है 2/5। आया कि नहीं आया समझ में? पे गलत है? हाँ, गड़बड़ करवा रहे बार बार। हाँ तो ये -1/10 तो होगा, सही तो बोल रहे हैं। 5 और यहाँ से आएगा 6 -1/10, ये गलत करवा दिए यार। -1/10 ये यहाँ पर 1/5।
अगला क्वेश्चन लिखो। Two dice are thrown together. Let A be the event. Let capital A be the event. Getting 6 on the first die. 6 on the first die. And B be the event. Getting 6 on the first die and B be the event. Capital B be the event. Getting 2 on second die. Getting 2 on second die. Full stop. Are the events A and B? Are the events A and B independent? Question mark. Are the events A and B independent? Question mark. क्या कर रहा है इसमें? हाँ 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 हाँ, लेकिन ए बी इवेंट्स लिखना पड़ेगा। ए बी को तो लिख, सैंपल स्पेस नहीं लिख रहा है, लेकिन ए जो इवेंट माना है उसके अंदर क्या क्या आएगा वो बहुत जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट बताना है कि भाई बताना ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो भाई इंडिपेंडेंट कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो इंडिपेंडेंट है, अगर ऐसा नहीं आया तो नहीं है। है इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए करना क्या है? ए और बी को इंडिपेंडेंट बताना, तो ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए, इंटरसेक्शन निकाल लिए। अगर इंटरसेक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है तो ये इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है ना? बस फॉर ए एंड बी टू बी इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के।
इंटरसेक्शन मतलब 1/36 और ये भी बराबर आ गया उसके। समझ गए? यहां से LHS इक्वल टू RHS, हेंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लिख लो भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई इंडिपेंडेंट में। दो इवेंट कुछ भी दिया रहेगा, बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। दो से ज्यादा भी दे सकता है, 3 से 4 इवेंट हो सकते हैं, उनको भी इंडिपेंडेंट बताना होगा। समझ रहे? तो उन सबका इंटरसेक्शन अगर उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के प्रोडक्ट के बराबर है तो इंडिपेंडेंट है। लिखो क्वेश्चन। A class has 80 students. अबे यार ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, इसको नहीं करेंगे। इस सवाल में जो बच्चे हैं उनमें रिच पुअर की बात कर रहा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहा है, करूंगा ही नहीं ये सवाल। आरडी सर को केस ठोकना चाहिए। भेदभाव फैला रहा है कि नहीं है? बकवास कर रहा है, बोल रहा है कि 25 बच्चे हैं वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं। सारे रेसिस्ट, तेरी ऐसी तैसी। आरडी शर्मा नहीं करेंगे सवाल को, कोई दूसरा करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ। मान लो एक बैग है, उसके अंदर कुछ रेड, कुछ व्हाइट, कुछ ब्लैक ऐसी बॉल्स हैं। उसमें से मान लो 4 बॉल निकाले और ये विथ रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट, समझ रहे हो? एक बॉल निकाले, देख लिए जो भी है, वापस उसको रख दिए, फिर उस पूरे में से ही एक निकाले। तो अगर 4 बॉल निकाल रहे हैं तो ये क्या चारों के चारों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे या नहीं होंगे? क्यों? के साथ मतलब अगर जो मतलब वो चाहते हैं वो आया नहीं तो मतलब चूज कर सकते हैं फिर से। बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंट इसलिए है कि मान लो एक बॉल अपन निकाले, उसको अगर वापस वहां रख दिया है, तो दूसरे वाला जो इवेंट है उसके होने पे क्या फर्क पड़ा? उसके प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा ना। समझ रहे? क्योंकि वही उतनी ही बॉल है, सेम उतनी ही बॉल है, और जितनी रेड ब्लैक थी उतनी ही है सेम। तो सेकंड वाला अगर ए वाला नहीं भी होता है तो भी उतना ही प्रोबेबिलिटी है, और वो हो जाए तो भी। समझ रहे हो ना? तो अगर विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक बैग के अंदर इतनी 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 बॉल है और प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहली वाली व्हाइट, दूसरी ब्लैक, तीसरी रेड, और ये ऐसे ऐसे निकलेंगी। हाँ, तो ये सारा का सारा विथ रिप्लेसमेंट अगर बोला है तो ये सारा सारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे करके कर देंगे। ये बात याद रखना भाई। इस टाइप का करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करते हैं, चलो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। हाँ ये अच्छा है, लिखो। ए कैन सॉल्व, कैपिटल ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स, 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स, एंड कैपिटल बी कैन सॉल्व 70%। B can solve 70%. Full stop. What is the probability that? What is the probability that at least one of them, at least one of them will solve the problem, will solve the problem selected randomly from the book, selected randomly from the book. देखो मैं बताता हूं, समझ लो क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है भाई, दो आदमी है ए और बी, ए 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, बी 70% सॉल्व कर देता है। हमको क्या करना है कि एक प्रॉब्लम अगर हमने सेलेक्ट की तो कम से कम उसमें से कोई एक को कर ही देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हाँ है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो लेट ए बी द इवेंट दैट कैपिटल ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, वैसे ही लेट कैपिटल बी बी द इवेंट कि बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी ये बताओ। 9/10 हो जाएगा कि नहीं भाई, 90% चांस है कि वो सॉल्व कर दे, 90% का मतलब 90/100 यानी प्रोबेबिलिटी 9/10। बी सॉल्व कर दे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 7/10। करना क्या है अपने को, कोई एक कर जाए, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम कोई एक कर जाए, यानी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना है। काफी सारे इसको तरीके हैं करने के, सबसे बेसिक ये समझ लो। मेरे को एक बात बताओ कि ए करे ना करे, बी करे ना करे, ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है? है तो क्यों है? ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं यहाँ पर कि नहीं है? अगर एक कर पाए नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या क्या होगा? समझ रहे हो ना, दोनों को प्रॉब्लम दी गई, तो ए कर पाए या ना कर पाए उससे बी को कोई फर्क पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इंडिपेंडेंट है तो इनका फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इन यूनियन का फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा, इसी की वैल्यू चाहिए तुमको? ठीक है, चलो इस तरीके से देख लेते हैं इसको, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख ही देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होगा। लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है तो वो इंटरसेक्शन का क्या लिख देंगे अपन? इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, है ना। अब ए बी सब कुछ पता है तो यहाँ से हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ से आ जाएगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब यूनियन ही तो होता है, ये या फिर ये कोई एक तो कर ही दे, तो यूनियन ही तो होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यहाँ से आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 9/10 प्लस 7/10 माइनस 9/10 इंटू 7/10। एलसीएम ले लेते हैं 100, 90 प्लस 70 माइनस 63, 160 में से 63 गया, 97/100। कोई एक कर ही डालेगा, उसके इतने चांस हैं। मैथ्स लेगा बे? लेगा मैथ्स? मैथ्स कौन सा लेगा? दो तरह के मैथ्स है, पता है किसी तेरे को? बेसिक लिया तू? तू 10th में बेसिक लिया है? ये स्कीम है सीबीएसई वालों की, उल्लू बनाओ स्कीम। स्कैम है बेटा, बेसिक वालों को एक साथ घेरते हैं और फिर बम फोड़ते हैं। हाँ, इसलिए बेसिक लिया ना तू। सीबीएसई की स्कीम नहीं समझा तू। आतंकवादियों को सबको एक जगह पे इकट्ठा करके फिर बम फोड़ देते ना, सब एक बार मर जाएं, वैसा कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तू बेसिक वाला है क्या? अच्छा, बेसिक का ज्यादा हार्ड आया था। एक बात बताऊं तुम लोगों को, बहुत बड़ी बकवास और बेवकूफी है ये बेसिक लेना। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और सोच समझ के बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप अबव एवरेज स्टूडेंट हैं, चाहे कहीं के भी कुछ भी हैं, भाई बेसिक लेना तो महा बेवकूफी है। बेसिक तब ले ले जब साल भर साला तो कुछ भी नहीं पढ़ा ना, बिल्कुल ही, तब तो चलो बेसिक ले ले, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो यहाँ इतनी बेस्ट कोचिंग में आता है। मैं छत्तीसगढ़ तो हर जगह घुमा हूं, बल्कि इंडिया में भी हर जगह देखा हूँ। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इससे अच्छा 9-10 कहीं नहीं पढ़ाते पूरे छत्तीसगढ़ में। इस बात को तुम लोग डिसएग्री करो, कुछ करो, सिर्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड की 9-10 छत्तीसगढ़ में तो है ही नहीं। बाकी मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा क्योंकि पूरा इंडिया मैंने नहीं देखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इससे बेस्ट कोई 9-10 नहीं पढ़ाता। उस कोचिंग में उस आदमी से पढ़ रहे हो और तुम और फिर बोलते हो कि हम तो बेसिक लेंगे, स्टैंडर्ड नहीं हो पा रहा हमसे।
ट्वेल्थ वालों के साथ मेरे को भी करना है यार ये काम। ट्वेल्थ की इतनी चिंता है ना, अभी मैं नीचे गया था उसी काम से, भाई इतनी टेंशन हो गई मेरे को ट्वेल्थ की। जो तुम लोग सोचो, अगर अभी तुम लोग ट्वेल्थ में होते, पूरे साल ऑनलाइन पढ़े हुए बच्चे जिनका ट्वेल्थ बोर्ड है सामने, इतनी हालत खराब है ना। एक एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, जो मैं पोस्ट भी डाला था, देखे होगे। तो वो क्रैश कोर्स इसलिए है कि अभी तक जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा है, 3 महीने के अंदर उसको कोर्स भी कंप्लीट कराएंगे फटाफट, और फिर टेस्ट सीरीज भी। तो उस बैच में कुछ बच्चे कुसमुंडा से आते हैं 5-6, उनको यहाँ लाने की बात चल रही है। तो कोई गाड़ी नहीं मिल पा रही है कि यहाँ से लेकर के आए, कोरोना की वजह से बहुत सारे पंगे, और रेट भी बहुत हाई फाई बोल रहे हैं। तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है उनको अभी तक। कल सुबह उनकी 9:30 बजे क्लास है, 9:30 से 12 पढ़ाऊंगा 2.5 घंटे रोज नहीं, हफ्ते में 4 दिन होगी। लेकिन उनका आने का ही कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है। मेरा दिमाग गर्म हो गया भाई, इतना मुश्किल से एक गाड़ी फिक्स हुई थी। पढ़ाया मैं तो पढ़ा दूं, लेकिन वो साल भर पढ़े मेरे से ऑनलाइन, नील, खत्म, नील। तो ट्वेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कंप्लीट ऑफलाइन हो जाए तो मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरे को पता है कि फ्यूचर क्या है। ये जो कोरोना है ना, इसका मैं 1 साल नहीं, मैं 5 साल बाद तक का देख रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या 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 घटनाएं हो सकती हैं। चाहे कितना ही कुछ कर लो, ऑनलाइन लगाना ही पड़ेगा तेरे को। कितना ही स्ट्रिक्ट हो जाए, कुछ भी कर ले ऑनलाइन। क्या लेकिन ऐसे मैं सब जानता हूँ कि इसका होगा क्या, इतना मिसयूज होने वाला है, सबके सब प्रज्ञा गोयल बन जाएंगे फिर। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो ठीक ठीक करते हैं, जैसे अर्जुन है और परी है ना, इन लोग ऑनलाइन ठीक कर रहे हैं, जितना मैं समझ पाता हूँ। इनके आंसर देने से अब इंसान को समझ में आता है। हाँ, इन लोग ठीक कर रहे हैं, चलो ऑनलाइन कर रहे हैं, मेरे को इसलिए कोई दुख नहीं है कि ऑनलाइन भी लोग सीख जा रहे हैं। बाकी बहुत बुरा हाल है रे, ट्वेल्थ मेरे को बार बार याद आ जा रहा है, कैसे करूंगा उनका मैं। हो गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन। कैपिटल ए कैन हिट द टारगेट, ए कैन हिट द टारगेट 4 times in 5 shots, full stop. Capital B 3 times in 4 shots, 3 times in 4 shots. And capital C 2 times in 3 shots, 2 times in 3 shots. Find the probability that पहला A, B, C all may hit. Second, B, C may hit and A may not. Third, any two of A, B, C will hit the target. Fourth, none of them will hit the target. तू भी बेसिक वाला है, तू तो बहुत बड़ी बेवकूफी किया भाई बेसिक लेके। मतलब क्यों बेसिक लिया, रीजन क्या था उसका? किसी से कंसल्ट नहीं किया? जो डर हो रहा है ना वही हो रहा है। जिस बच्चे का आया है मैसेज कुसमुंडा से, सर्कल वैन आएगी ना, आस लगाए बैठे हैं। जो 12th के मेरे बच्चे ना, जो खासकर अभी अभी एडमिशन हुआ है, वो मेरे को ऐसे देखते हैं, सर 3 महीने में हो जाएगा ना कोर्स, हो जाएगा ना सर, डरे हुए घबराए हुए हर वक्त।
इतनी आस है मेरे ऊपर, मतलब सर आप ही हो अब, अगर गलती से मैं बोल दूं मैं मर गया वो सब मर जाएंगे। अच्छा खासा बैच है ना, सब मर जाएंगे, फेल है 12वीं में, दोबारा मैथ दोबारा ही देना पड़ेगा उनको, पास ही नहीं हो पाएंगे, वो कुछ नहीं आता सालों को। इस वक्त में मैं भगवान से कम नहीं उनके लिए, लेकिन बेचारे आ नहीं पा रहे हैं भाई कुसमुंडा से। वो बेचारी पूछ रही है वैन आएगी कि नहीं, और वैन का अभी तक ये नहीं पता है कि वैन ठीक ठाक चलने की कंडीशन में है कि नहीं। अब वो पता नहीं किसके हाथ में, कौन बताएगा कब। मैं मेरी गाड़ी निकल के लेके सुबह निकल जाऊंगा कुसमुंडा, बेचारों सबको बच्चों को भर के मैं लेके आऊं, और कोई चारा नहीं दिख रहा मेरे को। और उनको लाने के लिए हम कितनी एफर्ट डाल रही है ना, तुम लोग देखोगे ना, उन बच्चों को कम से कम ये तो दिख रहा होगा कि भाई ऑनलाइन हमने सुविधा दे दी, इसी की बात हुई थी, पेमेंट भी हमारे पास आ गया, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे को इतनी चिंता है कि बच्चे की, किसी का 12th भाई जिंदगी की बात होती है, और वो मतलब अंदर से मेरे को रात में नींद नहीं आती, सच बता रहा हूँ, कैसे उनको करवाऊं, सालों का सिर पे खड़ा है बोर्ड। अभी भी गाड़ी का कुछ फिक्स नहीं है, मुश्किल से रेट वेट जम के ही हुआ था। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लग रहा होगा थोड़ा सा टफ, लेकिन कुछ खास नहीं है। इसमें 3 बंदे हैं ए बी सी, निशाना लगा रहे हैं, ठीक है। तो ए जो है वो निशाना लगाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है, वो 5 में से 4 बार सही निशाना लगाता है, यानी निशाना लगाने की प्रोबेबिलिटी 4/5। वैसे ही बी का दिया है, सी का दिया है, ठीक है। बस मेरे को इतना बता दो कि यह ए बी सी जो ये 3 आदमी निशाना लगा रहे हैं, तो ये जो तीनों इवेंट होंगे, ए निशाना लगा ले, बी निशाना लगा ले, सी निशाना लगा ले, ये इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे? इंडिपेंडेंट है, ए निशाना लगा दे रहा है, उससे बी को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, तीनों इंडिपेंडेंट है। तो लेट ए बी द इवेंट दैट ए हिट्स द टारगेट, हिट्स द टारगेट, ठीक है। ए इवेंट ले लिए कि ए जो है वो हिट कर जाएगा। अब ए क्यों ले, कुछ और ले ले, क्या हो, ए है ही, एक्स ले लो। वैसे लेट वाई बी द इवेंट दैट बी हिट्स द टारगेट, लेट जेड हिट्स द टारगेट। तू तो कोर मैथ्स ले नहीं पाएगा, ले सकते हैं मेरे ख्याल से, तो ले सकते हैं, श्योर है, देख लेना भाई, देख लेना। तू मेरे से थोड़ा सा कंसल्ट जरूर कर लेना, मतलब फैसला मेरे से मत लेना, सलाह ले लेना, फिर तेरे को जो मन करे वो करना। इन लोगों का हुआ क्या, कोरोना काल में पूछ लिए कि भाई स्टैंडर्ड लेंगे बेसिक, इन सालों को कोई पता था नहीं। मेरे पास कुछ 10th के बच्चों का मैसेज आया था कि सर क्या करना चाहिए, बिना सोचे, एवरेज बच्चा भी है ना, तो मैंने यही बोला भाई स्टैंडर्ड ले लो, करियर ऑप्शन ज्यादा है बेटा आगे। आप अगर स्टैंडर्ड लेके, मतलब कोर लेके अगर करते हो आगे चल के, कोर लेके सॉरी स्टैंडर्ड लेके करते हो ना, करियर ऑप्शन ज्यादा है। आप ये अप्लाइड भी ले सकते हो, कोर भी ले सकते हो, दोनों किसी भी फील्ड में कहीं भी जा सकते हैं। कॉमर्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन फील्ड तो अनेक है ना। वैसे पीसीएम फील्ड एक है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो करियर ऑप्शन बढ़ जाते हैं अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो। कोई बात नहीं, अब ले लिया तो क्या तेरे को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल सकते हो 4/5 टाइम्स, है ना, और वाई का, जेड का, ठीक है। अब सारी चीजों में आ जाते हैं। अच्छा ये भी पता है ना तुमको कि जैसे मैंने बताया था, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ए डैश और बी इंडिपेंडेंट होगा, ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, और दोनों का डैश हो तो भी वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें पहले वाला केस क्या बोल रहे हैं, ऑल में हिट, तो इसका मतलब बोल रहा है कि भाई एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड तीनों हिट कर जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी अगर इंडिपेंडेंट है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड के बराबर, यानी कि अपना 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3 के बराबर। 4 गया, 3 गया, 2/5 पहले का आंसर। सेकंड में बोला है ए ना कर पाए, यानी कि एक्स डैश और ये दोनों हिट कर जाएं, मतलब ये बात हो रही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, तीनों इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक्स डैश तो यहां से निकल ही जाएगा, 4/5 है तो 1/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, 1/10। थर्ड में क्या बोला है, ये थोड़ा अच्छा है, बोल रहा है एनी टू, कोई भी दो करेंगे और एक रह जाए,
एक्स और वाई में से Z में। दो करेंगे एक रह जाए, तो मान ले x कर जाए, y कर जाए और z रह जाए, ये हो सकता है। या फिर का मतलब यूनियन होता है, यूनियन मतलब प्लस, ठीक है, तो बीच में प्लस लगा दो। या फिर ये हो जाए कि भाई x कर जाए, बीच वाला ना कर पाए, तो y डैश z। या फिर हो सकता है पहले वाला ना कर पाए, x डैश इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सारी चीजें पता है अपने को, इसका आंसर निकाल लोगे। और फोर्थ क्या है बता दो। None of them कोई भी ना कर पाए, तो ये दोनों खुद ही से सॉल्व करो। तीनों ना कर पाए इसका मतलब x भी ना कर पाए, इंटरसेक्शन y भी नहीं कर पाए, z भी नहीं कर पाए। हो गया भाई। आरडी में बहुत ज्यादा बकवास भी है ना, जितना मैं देता हूँ बस उतना ही करना। है तेरा क्या रहा है? सही है, सही है, सही है। थर्टीन बाई 30 राइट आंसर। लास्ट वाले करो। तेरा क्या आ रहा है?
गलत आ रहा है, कैसे किया तू? एलसीएम, अबे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, सुना है कभी जिंदगी में इंटरसेक्शन? सही है, सही है, गलत नहीं सोच रहा है, सही सोच रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड नॉट, जेड नॉट का मतलब जेड की अगर ये है तो जेड नॉट की 1/3 हो जाएगी, 1 माइनस 2/3 1/3, समझ रहे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 4/5 इंटू 3/4, 4/5 इंटू 3/4 इंटू इसका नॉट यानी कि 1/3, ये फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर इसमें आ जा, देख ले भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब, अरे भाई हो गया क्या तुम लोग का? तो जैसे मैं ये बताया वैसे करके देख, आएगा आंसर। साले लिया तो तू बेसिक है, पढ़ना तेरे को 11th का प्रोबेबिलिटी। मैथ्स बहुत अच्छी चीज है, इंटरेस्ट आ ही जाता है कि नहीं? अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है ना? नहीं है क्या? मैं तू कैसे बोल रहा है भाई? मैथ्स बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है, अंडररेटेड है। होता क्या, पढ़ाई पूरी की पूरी अंडररेटेड इंडिया में खासकर इसलिए है क्योंकि बचपन से बच्चों के एकदम पीछे पड़ा जाता है। भाई तेरे को 1.5 घंटे खेलने को 1.5 घंटे पढ़ने का ऑप्शन दिया जाए तो कोई बच्चा होगा, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, मतलब 6-7 तक, कोई होगा जो बोलेगा नहीं मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? कोई नहीं ना, क्योंकि बचपन से माइंड ये बना दिया गया है, इसकी फंक्शनिंग ऐसी हुई है, पढ़ाई मतलब कोई बोरिंग काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें, और खेलना मतलब हमारी एंजॉय है, जबकि दोनों में अंतर नहीं है, दोनों ही खेल है। ये पढ़ाई भी खेल ही है, ये मैथ्स खेल नहीं है तो क्या है बता भाई? गेम की डेफिनेशन क्या है? गूगल में कहीं सर्च मारो, गेम की डेफिनेशन क्या है? बॉडी का कोई पार्ट फंक्शन करना चाहिए तुम्हारा, ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहेगा क्या इसको करते वक्त? और ब्रेन क्या बॉडी का पार्ट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीपीयू है हमारे बॉडी का, तो उससे हम खेल रहे हैं, खेल ही तो रहे हैं, मजेदार चीज है। लेकिन नहीं, बचपन से एकदम बोरिंग, बेचारा देख सुबह से बैठा उसकी हालत, रोज दिखते हैं ना मेरे को ये, कहीं कोई कोना पकड़ लेंगे, कभी इस कोने में कभी उस कोने में, घर बना लिए। कोई क्वेश्चन लिख पाया हूँ क्या अभी मैं? ठीक है, लिखो द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, द लॉ ऑफ, क्वेश्चन नहीं है ये, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मेरे को सेम सेम टाइप के ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस वजह से और नहीं करा रहा हूँ, होमवर्क दूंगा सारे के सारे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद ही बेस थ्योरम आता है, ये उसी का पार्ट है। देखो क्या होती है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, इसी से बेस थ्योरम आता है। बेस थ्योरम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। बेस थ्योरम में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको समझ लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। बेस कोई मैथमेटिशियन था, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नहीं तो मेरे पास आके तो अप्लाइड तो लेगा बे, हाँ तो बस, तो फिर अप्लाइड में मेरे पास अलग से आने की जरूरत ही नहीं है, ये अप्लाइड के ही बच्चे हैं, समझ रहे? तेरा भाई पढ़ाता है अप्लाइड मैथ्स दोनों, ठीक है, तो किसी में भी आ जाना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, बेस थ्योरम। देखो बेस थ्योरम जो है ना, ये बेसिकली आया क्यों है, क्यों प्रोबेबिलिटी में इसका यूज आया, क्वेश्चन देखते किस टाइप के। मान ले तेरे पास ना 2 बैग हैं, एक बैग में रेड और ब्लैक कुछ बॉल हैं, दूसरे में भी रेड और ब्लैक कुछ बॉल हैं। तुमने ये भी नहीं देखा कि बैग कौन सा है, ठीक है, अभी बैग में नहीं पता बैग 1 सेलेक्ट हो रहा है कि बैग 2, किसी में से भी एक बॉल निकाली और वो बॉल निकली रेड मान, तो बेस थ्योरम आता है, ये बताओ कि अगर वो बॉल रेड निकली तो वो बॉल बैग 1 से निकली थी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? बात आई समझ में? इसको कैसे करते हैं वो बेस थ्योरम बताएंगे तो बताऊंगा, लेकिन समझ में आया करता क्या ही है। 2 बैग है, उसमें से एक बॉल निकाले, बॉल निकली रेड, तो वो बॉल बैग 1 से ही आई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर बैग 2 से ही आई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, उल्टा चलता है। अभी तक हम क्या करते थे, बैग 1 अगर सेलेक्ट कर लिए तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, अगर बैग 2 सेलेक्टेड है तो निकाल लेंगे। इस बार बैग भी सिलेक्टेड नहीं है, बॉल आ गई है रेड, वो पता है, तो ये बताओ किस बैग से। इस टाइप की चीजें होती हैं। तो क्या हेडिंग डाले हो,
टोटल प्रोबेबिलिटी, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेस थ्योरम से पहले पढ़ना पड़ता है। टोटल प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको, डेफिनेशन लिख के कोई मतलब नहीं है। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास 3 बैग है, बैग 1, ये है बैग 2, बैग 3। ठीक है, इन सब के अंदर मान लो व्हाइट और रेड बॉल है, इसमें हो गई 5 व्हाइट 6 रेड, 7 व्हाइट 2 रेड, 11, 3 व्हाइट 8 रेड। ठीक है, कोई भी अपने मन से अपन ले लिया। तो अगर कोई बोले कि भाई हमने एक बॉल निकाली और वो मान लो आ गई व्हाइट, ठीक है, तो अच्छा, अगर अभी बेस थ्योरम तक हम पहुंचे नहीं है, अब क्या है, हमको ये नहीं पता है कि हम किस बैग से निकाल रहे हैं, लेकिन ये पता चल गया कि भाई व्हाइट बॉल आई। तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर कोई ये पूछे तो वो हम लोग टोटल से बता देंगे। सिर्फ व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि वो किस बैग से आएगी, वहां तक नहीं पहुंचे अभी। तो व्हाइट बॉल आने की चांसेस कहां कहां से हैं? हो सकता है पहले बैग को सिलेक्ट करे, वहां से व्हाइट निकल जाए, हो सकता है बैग 2 सिलेक्ट हो, वहां से व्हाइट निकल जाए, या हो सकता है ये बैग सिलेक्ट हो, यहां से व्हाइट निकल जाए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, पहले मैं इवेंट लिख दे रहा हूं कौन सा क्या क्या है। लेट इवन बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, बैग 1 से बॉल निकाले इवन इवेंट। तो वैसे ही E2 बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, बैग 2। लेट E3 बी द इवेंट कि बैग 3 से बॉल निकली है। तो करना क्या है अपने को, और लेट ए बी द इवेंट, बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट। ठीक है, ये सारे इवेंट मान लिए। अपने को ये इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर एक बॉल निकाल रहे हैं तो वो व्हाइट बॉल है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी कि क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तुमको, है ना, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ये किसके बराबर होगी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाए, यानी पहला वाला बैग सेलेक्ट हो जाए, और उसके बाद उसमें इनटू कर दें ए डैश इवन, कि जब भाई इवन हो चुका है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी, भाई इवन सेलेक्ट हो गया तो उसमें से व्हाइट निकलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। और ये बहुत इजी सी चीज है, ये सारी चीज निकालना, ये भी इजी है, ये भी इजी है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर E2 सेलेक्ट हो जाए, और जब E2 सेलेक्ट हो गया है तब उसमें से व्हाइट निकल जाए, E2 हो चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, और वैसे ही तीसरे के साथ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, या तो तीसरा सेलेक्ट हो जाए, और जब तीसरा सेलेक्ट हो गया तो उसमें से निकल जाए व्हाइट। अब ये सारी चीजें पता है तुमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी होगी, तीनों की तीनों 1/3 क्यों होगी, भाई 3 बैग है, किसी भी एक को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी तो 1/3 ही होगी। समझ रहे हो कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना होगा, तीनों की तीनों 1/3 होगी ना। कोई सा बैग सेलेक्ट करो, प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब उसके बाद ये सब देख लेते हैं, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपेंड, भाई इवन अगर सेलेक्ट हो गया है तो उसमें से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/11। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज सेलेक्टेड, दूसरा सेलेक्ट है वहां से व्हाइट निकलने की, और फिर ए डैश E3 क्या है, 3/11। तो ये देखो RHS की सारी चीजें पता चल गई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो ए इवेंट होने के लिए ये सब चीजें ही हो सकती है ना, तो इसलिए इसको टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को ही लिख लो, इसकी थ्योरम और डेफिनेशन लिखने से अच्छा है इसी को लिख लो, डेफिनेशन वगैरह बुक में दिया ही हुआ है। इसको तुम लोग डब्बे में बंद कर लेना, सबसे काम की चीज जो फॉर्मूला है। साले दोनों के दोनों 10वीं वाले बैठ के
फीस लगेगी बेटा, फ्री में नहीं करता मैं कोई काम। अबे सच में फीस नहीं मांगने वाला, तो सीरियस हो जा रहा है। तेरा बंगाली दोस्त नहीं दिखता है? तुम लोग जाने नहीं देते क्यों? तू तो लॉकडाउन में पूरा यही दिखता था। तेरे घर वाले बोलते हैं, वो बात भी नहीं, तेरे घर वाले बोले होंगे कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। कहाँ है तेरा घर? कोरबा वालों की दिक्कत तो है ही नहीं, दिक्कत है कुसमुंडा बालको इधर से आने वाले लोगों की, जो दूर से आते हैं। तो पूरा मैथ तो 3-4 बार सॉल्व कर डाला होगा तू। बेसिक लिया और जब देखता हूँ उसको एनसीईआरटी लेके बैठे रहता है। अबे एनसीईआरटी कोई लेवल है? कोई बुक है वो? अगर एक बार एनसीईआरटी कर लिया तो एनसीईआरटी करना बेवकूफी है भाई, थोड़ा सा लेवल बढ़ा अब तू। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या टाइम हो गया? जाओ। हाँ थैंक यू ही बोल रहा है, 11th का पढ़ाया मेरे को भी फ्री में। अबे हो गया। मैसेज आया है सर, इसी क्वेश्चन में बोथ कैन सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बेटा आशीष पिछले क्वेश्चन की बात कर रही है। बोथ सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? इंटरसेक्शन हो जाता। समझ गया हूं किस क्वेश्चन में पूछ रहा है तू? क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला सवाल था ना एक, नहीं उसमें नहीं, ये वो क्वेश्चन की बात कर रहा है जिसमें ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम 90% चांस थे, उसमें दोनों सॉल्व करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो इंटरसेक्शन दोनों सॉल्व कर जाएं, एटलीस्ट कौन दोनों में से एक, एटलीस्ट नहीं बोला है, दोनों कर जाएंगे, ये भी कर जाए और ये भी कर जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंडिपेंडेंट है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हो गया भाई? किसको? अबे मत करो बे, कर रहे हो क्या? मत करो मत करो, नहीं मत करो, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना यार, क्वेश्चन करवाऊंगा, ये तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया हूं। आंसर लाइक कर क्या मिल जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है, पता है, तुम लोग कैलकुलेशन कर लोगे। क्वेश्चन लिखिए अब। आज क्या 7:30 वाली क्लास नहीं है इसलिए थोड़ा सा अपन बैठ सकते हैं अभी। इन अ बोल्ट फैक्ट्री, इन अ बोल्ट फैक्ट्री, BOLT, बोल्ट फैक्ट्री, मशीन्स ABC, मशीन्स कैपिटल A कॉमा कैपिटल B एंड कैपिटल C मैन्युफैक्चर
25%, 35% and 40% of total bolts, full stop, of total bolts, full stop, of their output, 5,4 and 2, 5,4 and 2, 5,4 and 2% are defective bolts, full stop. A bolt is drawn at random, from the product, full stop. What is the probability that bolt drawn is defective? Probability that bolt drawn is defective. देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को पता है तुम लोग बना डालोगे। इसमें बोल रहा है 3 फैक्ट्री है ए बी सी, ठीक है भाई। तो कितना कितना परसेंट बोल्ट बनाती है ये दिया हुआ है। ए बनाती है 25%, ये 35% और सी 40%। तो इनके बोल्ट में तो आउट ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 और 2% डिफेक्टिव, यानी पहली वाली में से 5% बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव होते हैं, दूसरी वाली में से 4% डिफेक्टिव है, तीसरी वाली में से 2% डिफेक्टिव है। एक बोल्ट ड्रॉन फ्रॉम रैंडम, बहुत सारे पड़े हुए थे, उसमें से एक बोल्ट को उठाया गया और वो निकला डिफेक्टिव। डिफेक्टिव निकला क्या? ड्रॉन एट रैंडम, अच्छा तो प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो डिफेक्टिव होगा। समझ में आ गई बात? तो 3 कंपनियां हैं, तो लेट इवन बी द इवेंट दैट बोल्ट ड्रॉन फ्रॉम, हाँ बोल्ट ड्रॉन, इवन दैट बोल्ट ड्रॉन मैन्युफैक्चर्ड इन ए, मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री ए, ठीक है भाई, जगह नहीं थी। और ई टू बी द इवेंट कि वो मैन्युफैक्चर हुआ है बी में, और ई ये कि मैन्युफैक्चर हुआ है सी में। तो उसके बाद एक काम और भी करना पड़ेगा, ए भी मानना पड़ेगा। तो लेट ए बी द इवेंट दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि भाई डिफेक्टिव आ जाए। तो ये किसके बराबर होगा? पूरा फॉर्मूला डालेंगे कि भाई वो बोल्ट जो निकल रहा है वो पहली वाली फैक्ट्री का निकल जाए, और जब पहली का निकल गया है तो डिफेक्टिव हो जाए। सारी चीज दी हुई है तुमको, आरएचएस में सारी चीज पता है। या हो सकता है वो दूसरी फैक्ट्री का निकल जाए और दूसरी फैक्ट्री का जब निकला है तो डिफेक्टिव निकल जाए, या फिर हो सकता है वो प्लस तीसरी फैक्ट्री का निकल जाए और जब तीसरी का है तो डिफेक्टिव निकल जाए। अब ये सारी चीजें हम तुमको पता है, कैसे पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, बोल्ट उठाए वो पहली फैक्ट्री का है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली वाली जो फैक्ट्री है वो कितने परसेंट बोल्ट बनाती है भाई? 25% बनाती है ना, तो बोल्ट उठाए वो उसी फैक्ट्री का निकलेगा, पहली वाली का। क्या प्रोबेबिलिटी है ना? वैसे ही E2 दूसरी फैक्ट्री कितना बनाती है? 35/100, 7/20। तीसरी वाली तो 40/100, 2/5। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इवन, यही चाहिए भाई। इसका है पहली, पहले इसको ना भाषा को भी ध्यान से समझने की जरूरत है। ए डैश इवन का मतलब कि भाई हम जो बोल्ट उठाए वो अगर पहली वाली फैक्ट्री का ही है तो वो डिफेक्टिव होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। दिस डैश दिस, ये घटना हो चुकी है। तो पहली वाली 5% बनाती है ना डिफेक्टिव, तो 5% का मतलब ये 1/20। फिर वो सेकंड वाली कितना परसेंट बनाती है डिफेक्टिव? 4, 1/25।
और फिर तीसरी ये सारी चीजें पता है, अब इसका आंसर निकाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हो गया भाई, चलो करो करो करो। बेस थ्योरम बचा है, नेक्स्ट क्लास में इसको भी कंप्लीट, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगले क्लास में। हे राम, मैडम भी चली गई होगी अब तो यार। सुनो एक काम करो, पहले होमवर्क लिख लो। कहां से पढ़े आज हम? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। आर.डी. शर्मा, पेज नंबर 20.69, पेज नंबर 20.69, एग्जाम्पल नंबर 4। अबे कैसे लिखता है बे, ढंग से लिखना। कहाँ पे? ये तो ठीक से अच्छी जगह लिखना, वहां इतना भीड़ भाड़ इलाका है। 20.69, एग्जाम्पल 4, 6, 7, कंडीशनल के दे दिया था ना मैं, बने थे सारे। पेज नंबर 20.88, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 7, नहीं 17 बिल्कुल भी मत करना। 19, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38 कर दो।
आज काफी चीज पढ़े हैं अपन, पता नहीं चला लेकिन काफी कुछ कर दिए आज। पेज नंबर 20.120, 20.120, एग्जाम्पल 3, फोर, 6, 7, 9, 10, 11। ठीक है, बस इतना करना। इसके अलावा भी अगर कोई करने का मन कर जाए, टाइम बच जाए तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भाई ये मत सोचना, घबराना मत कि हमको ये चीज नहीं पता है, ये कैसे हो जा रहा है। मेरे से लाके कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना भी कर लो, ये मोर देन इनफ है। बहुत ज्यादा बकवास है इसके अंदर। कौन सा डे है आज? थर्सडे। नेक्स्ट क्लास कब है? सैटरडे। ठीक है, उसके बाद फिर संडे को भी कोशिश करेंगे रखने की क्लास। देख जवाब देगा यहाँ तो, निष्ठा केडिया, परी अग्रवाल, गया जोशी।